Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next part in the Maternity Benefit Act 1961. तो MCQ सीरीज हमने जो स्टार्ट किया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में, हम आज नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 देखेंगे। तो जो लेक्चर सीरीज है ऑन दी सेक्शंस जो है पूरा बेगर एक्ट हमने कवर किया है, प्लेलिस्ट बनाई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs को। ओके, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके पहले का सब देखा है, आप देखेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एवरेज डेली वेज रेफर टू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो एवरेज डेली वेज क्या है, डेफिनेशन का पार्ट है। एवरेज डेली वेज डेफिनेशन में दी गई है। ओके, तो आप जाके देख लो कि डेफिनेशन किस डेफिनेशन में एवरेज डेली वेज दिया है। ओके, तो देखते हैं हम क्या है यहाँ। ओके, तो जो एवरेज डेली वेज है ना, कहाँ पे दिया है एवरेज डेली वेज, तो सेक्शन नंबर 5 में एवरेज डेली वेज जो है यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 में यहाँ पे इंक्लूडेड। डेफिनेशन के पार्ट में नहीं है एवरेज डेली वेज का डेफिनेशन, सेक्शन 2 में नहीं है, सेक्शन 5 क्लॉज 2 में दिया गया है। तो एवरेज डेली वेज क्या है, तो ऑप्शंस देखो यहाँ पे। फिक्स्ड मिनिमम वेजेस ₹100, एवरेज ऑफ द ड्यूरिंग एवरेज ऑफ वेजेस ड्यूरिंग एनी 6 मंथ बिफोर डिलीवरी, एंड सी में क्या बोला है, एवरेज वेजेस ओवर द 3 कैलेंडर मंथ बिफोर अब्सेंस और ₹1 पर डे विच इज एन हायर। डी में बोला है डबल द करंट वेजेस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एवरेज वेजेस की डेफिनेशन में क्या दिया है, इट मीन्स द एवरेज ऑफ वीमेंस वेज। तो वीमेंस वेज का जो एवरेज है टोटल पेएबल टू हर फॉर द डेज ऑन विच शी हैज़ वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 कैलेंडर डेज के लिए उसने क्या किया है, पीरियड ऑफ 3 कैलेंडर डेज बिफोर, यहाँ पे पीरियड ऑफ 3 कैलेंडर मंथ्स इमीडिएटली preceding the date from which the she absent herself on the account of maternity. The minimum rate of wages were fixed or revised under the minimum wage act 1948. Then 10 rupees, यहाँ पे 1 rupees नहीं है, यहाँ पे 10 है, माई मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ विच एवर इज एन हाइस्ट। तो एक तो यहाँ पे 10 रुपीज़ होगा, या तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कैलेंडर मंथ्स जो है यहाँ पे उसको कैलकुलेट करके वो जो एवरेज है वो निकालेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि what is the minimum number of days, what is the minimum number of days a women must have work to be eligible for the maternity benefit। तो कितने डेज तक जो विमेन है उसको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल होने के लिए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने डेज है, तो देखो ऑप्शंस क्या है, 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 160 डेज। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 क्लॉज यहाँ पे 2 में एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे क्या है बताया गया है। तो कितने डेज के लिए है यहाँ पे, नॉट लेस दैन 80 डेज। तो यहाँ पे टोटल 80 डेज बोला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज वीमेन मस्ट हैव वर्क टू एलिजिबल द मैटरनिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 160 डेज। तो यहाँ पे 80 डेज किसका आएगा, अ वीमेन शैल बी मैटरनिटी बेनिफिट इफ शी हैज़ एक्चुअली वर्कड इन एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर फ्रॉम शी क्लेम्स द मैटरनिटी। जब से उसने मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम किया है उस टाइम तक बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 80 डेज यहाँ पे है इन अ 12 मंथ में। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम, द क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ 160 days does not apply to daily wage worker, government employee, and women who immigrated to Assam while already pregnant, women below 21 years। तो यहाँ पे कौन सा, सी ऑप्शन इज इन करेक्ट ऑप्शन, women who immigrated to Assam while already pregnant है उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर एलिजिबिलिटी व्हाट इज कंसिडरेशन एज डेज एक्चुअली वर्कड। तो यहाँ पे फॉर एलिजिबिलिटी के लिए जो फॉर डेज एक्चुअली कितना है यहाँ पे उसका, ओनली फुल वर्किंग डेज, संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज,
पेड लीव्स एंड ले ऑफ डेज, ले ऑफ डेज आर ऑल्सो काउंटेड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ले ऑफ डेज आर ऑल्सो काउंटेड, ऑप्शन डी इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चलो, what is the maximum period for which the maternity benefit is allowed under the normal circumstances? What is the maximum period for which maternity benefit is allowed under the normal circumstances के लिए कितना जो maximum period है वो दिया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा या मैक्सिमम पीरियड जो है? तो मैक्सिमम कितना आएगा? ऑप्शन डी इज एन करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा? सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में मिलेगा। तो क्या बोला है? मैक्सिमम मैटरनिटी बेनिफिट कितने के लिए मिलेगा? 12 वीक्स। टोटल जो है यहाँ पे 6 वीक्स बिफोर डिलीवरी, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 12 वीक्स पेड लीव मिलेगा। इट इज़ यूजुअली स्प्लिट इक्वली बिफोर एंड आफ्टर दी बर्थ के पहले एंड यहाँ के बाद के लिए यहाँ पे क्या हुआ है? स्प्लिट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ वीमेन डाइज, अगर वीमेन यहाँ पे मर गई तो यहाँ पे इफ़ वीमेन डाइज ऐसा टचवुड, तो यहाँ पे क्या है? इफ़ वीमेन डाइज ड्यूरिंग दी मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड, द बेनिफिट पेड जो है यहाँ पे कितना मिलेगा? फॉर फुल 12 वीक्स रिगार्डलेस, यहाँ पे है बी ऑप्शन, अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डेथ। उसके बाद जो है सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है? ओनली इफ़ शी लीव्स अ सर्वाइविंग चाइल्ड। डी ऑप्शन है नॉट एट दी पेड। तो यहाँ पे क्या है? फॉर कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो दिया है प्रोविजो ऑफ 5 क्लॉज 3 के प्रोविजो में ये जो है यहाँ पे दिया है। ओके, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ़ वीमेन डाइज आफ्टर डिलीवरी, वीमेन क्या हो गई? यहाँ पे डाई हो गई आफ्टर डिलीवरी, बट चाइल्ड सर्वाइव कर रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग इज द मैटरनिटी बेनिफिट पेड? तो अंटिल द चाइल्ड टर्न 6 वीक्स old, entire remaining period of 6 weeks after delivery, not paid at all. डी ऑप्शन फॉर 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी ओनली। तो यहाँ पे क्या होगा? इफ़ वीमेन डाइज ड्यूरिंग द डिलीवरी और विद इन द 6 वीक्स आफ्टर के बाद वो यहाँ पे डाई हो गई, तो जो बेनिफिट है आफ्टर डिलीवरी, इफ़ द चाइल्ड आल्सो डाइज द बेनिफिट इज पेड टिल द चाइल्ड्स डेथ। तो यहाँ पे चाइल्ड के जो डेथ के यहाँ पे है उस टाइम पीरियड के लिए क्या होगा? यहाँ पे जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ओके, पूरा यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, एंटायर रिमेनिंग पीरियड ऑफ 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। अगर वो बच्चा यहाँ पे ज़िंदा है तो यहाँ पे पूरा मिलेगा। अगर जो बच्चा है यहाँ पे वो भी डाई हो रहा है, तो मर गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब तक वो यहाँ पे ज़िंदा है तब तक के लिए क्या होगा? उस टाइम पीरियड के लिए वो जो बेनिफिट है उसको मिलेगा। ओके, उसके बाद जो है, इफ़ बोथ मदर एंड चाइल्ड डाई ड्यूरिंग द 6 वीक जो पोस्ट डिलीवरी पीरियड है, मैटरनिटी बेनिफिट इज़ पेएबल। तो यहाँ पे अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे, आपको ये याद रखना है, अप टू, एंटायर, रिमेनिंग। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है? तो देखो, यहाँ पे वीमेन यहाँ पे डाई हो रही है, बच्चा यहाँ पे ज़िंदा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एंटायर रिमेनिंग पीरियड ऑफ 6 वीक्स का जो भी है पूरा का पूरा यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दोनों भी, बच्चा भी और मदर भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं? यहाँ पे डाई हुए हैं। तो यहाँ पे अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑन ऑफ विच चाइल्ड्स डेथ, मदर की डेथ नहीं बोली है यहाँ पे, चाइल्ड की डेथ कब हुई है उस टाइम पीरियड तक का जो है यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट उनको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड what is the required form of women to claim maternity benefit under this section? तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 5 हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे? तो what is the required form from a women to claim maternity benefit under this section? तो यहाँ पे सेक्शन 6 है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये जो है सेक्शन 6 में दिया है, सेक्शन नंबर 6। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? ओरल रिक्वेस्ट टू एम्प्लॉयर, बी ऑप्शन वर्बल कम्युनिकेशन टू HR डिपार्टमेंट, रिटर्न नोटिस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। रिटर्न नोटिस आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देना पड़ेगा। रिटर्न नोटिस टू एम्प्लॉयर को यहाँ पे
ओके, देना पड़ेगा। शी वॉन्ट्स टू क्लेम द मैटरनिटी बेनिफिट, द मनी मे बी पेड टू हर, और नॉमिनी वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड शी वोंट वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो यहाँ पे वो रीज़न भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, द वीमेन मस्ट स्टेट इन द नोटिस दैट शी विल नॉट, यहाँ पे क्या नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया कि क्या मेंशन करना पड़ेगा, शी वोंट वर्क ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, सबसे पहले शी विल नॉट वर्क इन एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड, तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो क्या है, अ प्रेग्नेंट वीमेन notice must state the date of absence from the work which must not be, तो क्या है, a pregnant women's notice must state the date of absence from the work which must not be, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है फिर से यहाँ पे, तो यहाँ पे pregnant women, if the women is still pregnant, the notice must be say which date she will be absent, यहाँ पे 6 clause 2 में ये दिया है, 6 clause 2 में absent नॉट अर्लियर देन 6 वीक्स, तो यहाँ पे क्या नॉट अर्लियर देन 6 वीक्स बोला है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, यहाँ पे बी और सी ऑप्शन आएगा, तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऐसे एग्जाम में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 नॉट अर्लियर देन 6 वीक्स, ओके, नॉट अर्लियर देन 6 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, तो ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन, बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। ओके, उसके बाद देखते हैं जो है, इफ अ वीमेन हैज़ नॉट गिवन प्रियोर नोटिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, शी forfeits her right to maternity benefit, कैन नेवर क्लेम इट अगेन, कैन गिव द नोटिस एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, तो डिलीवरी के टाइम पीरियड में अगर उसको पॉसिबल नहीं हुआ है नोटिस देने को, तो वो क्या कर सकती है, यहाँ पे उसको एज सुन एज पॉसिबल होगा तब वो क्या करेगी, यहाँ पे नोटिस देगी। सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। ओके, 6 क्लॉज 3 में है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एम्प्लॉयर्स ड्यूटी अपॉन दी नोटिस, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है, अपॉन दी नोटिस। वंस द एम्प्लॉयर रिसीव्स द नोटिस, जब एम्प्लॉयर ने नोटिस रिसीव किया, व्हाट मस्ट दे डू, यहाँ पे क्या करेगा एम्प्लॉयर, तो ए ऑप्शन है टर्मिनेट द वीमेन्स कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन रिजेक्ट द क्लेम, परमिट द वीमेन टू अब्सेंट ड्यूरिंग द बेनिफिट पीरियड, सिंपल है, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस एंड पोस्ट डिलीवरी पेमेंट, तो यहाँ पे किसके बारे में बताया है, तो एडवांस एंड पोस्ट डिलीवरी पेमेंट के बारे में है। द पेमेंट फॉर द प्री डिलीवरी पीरियड मस्ट बी मेड, प्री डिलीवरी पीरियड मस्ट बी मेड 1 month आफ्टर डिलीवरी इन मंथली इंस्टॉलमेंट, इन एडवांस अपॉन प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न, तो यहाँ पे क्या है, प्री डिलीवरी में क्या आएगा, देखो प्री डिलीवरी जो पीरियड है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्री डिलीवरी में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन, प्री डिलीवरी पीरियड मस्ट बी मेड इन एडवांस अपॉन द प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद द पेमेंट फॉर पोस्ट डिलीवरी पीरियड मस्ट बी मेड, प्री डिलीवरी का क्वेश्चन हो गया, अब पोस्ट डिलीवरी का आया है, तो पेमेंट ऑफ फॉर पोस्ट डिलीवरी पीरियड मस्ट बी मेड विद इन 10 days ऑफ डिलीवरी, आफ्टर 3 months विद इन 48 hours ऑफ प्रूफ ऑफ डिलीवरी एंड वीकली, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन, 48 hours ऑफ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। उसके बाद है नो नोटिस स्टिल entitled, if women fails to give the notice under this section, she is disqualified from maternity benefit, must reapply after 6 months, can still receive the benefit if otherwise entitled, can be penalized, तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे उसने विमेन ने क्या नहीं किया, नोटिस नहीं दिया है, फिर भी वो यहाँ पे जो बेनिफिट है उससे वंचित नहीं रहेगी, उसको बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे कैन स्टिल रिसीव द बेनिफिट इफ़ अदरवाइज इज एन एंटाइटल, तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, who may order the payment of maternity benefit if the women fail to give the notice, यहाँ पे कौन, if the women doesn't given the notice but she otherwise eligible, she
स्टिल कैन नॉट बी डिनाइड मैटरनिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे किसके पास पावर है? सिंपल है, यहाँ पे इंस्पेक्टर के पास पावर है। ऑप्शन डी इज एन करेक्ट ऑप्शन। ये जो है ऑप्शन डी, तो यहाँ पे सेक्शन 6 क्लॉज 6 में दिया है, सेक्शन 6 क्लॉज सबसेक्शन 6 में दिया है। उसके बाद 10 जो है, यहाँ पे 10 में क्या बोला है? इंस्पेक्टर्स ऑर्डर फॉर द पेमेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड। तो इंस्पेक्टर्स ऑर्डर फॉर द पेमेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड दैट द वीमेन रिजाइंस दैट द एम्प्लॉयर में डिफर द पेमेंट। उसके बाद जो है सी ऑप्शन, द पीरियड विद इन विच द अमाउंट मस्ट बी पेड। उसके बाद है दैट द एम्प्लॉयर में अपील। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन, द पीरियड विद इन विच द अमाउंट मस्ट बी पेड। उसके बाद हम सेक्शन 7 देखेंगे, पेमेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ वीमेन। तो अगर यहाँ पे जो वीमेन है उसका डेथ हो गया तो पेमेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ वीमेन्स डेथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ़ द वीमेन एंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट डाइज बिफोर रिसीविंग इट द बेनिफिट शैल बी पेड टू, किसको पेड होगा? हर एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सन नॉमिनेटेड इन दी नोटिस अंडर सेक्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है। इफ़ नो नॉमिनी इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 6 हु विल रिसीव दी मैटरनिटी बेनिफिट। नॉमिनी मेंशन नहीं है तो कौन यहाँ पे रिसीव करेगा? हर चाइल्ड ओनली, हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ओनली, हर स्पाउस ओनली, द लेबर कमिश्नर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ओके, तो इफ़ नो नॉमिनी इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 6 में कोई भी नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं है, तो यहाँ पे हु विल रिसीव दी मैटरनिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट कौन रिसीव करेगा? हर चाइल्ड ओनली, हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हर स्पाउस ओनली, द लेबर कमिश्नर। तो यहाँ पे कौन आएगा? हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 8 देखेंगे हम। सेक्शन नंबर 8 क्या बात कर रहा है यहाँ पे? पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस। तो पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस में when is a woman entitled a medical bonus under the act if she delivers the twins। यहाँ पे when is a woman entitled to medical bonus under the act, तो कब मेडिकल बोनस यहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे जो है if no prenatal postnatal care is provided for free of charge by the employer if she takes no maternity leave if she works until the day of delivery। तो यहाँ पे सेक्शन 8 में क्या बताया कि पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 8 क्या है। अ वीमेन एंटाइटल्ड टू अ मैटरनिटी बेनिफिट मस्ट आल्सो गेट ₹1000 यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट बोनस यहाँ पे मिलेगा उसको, ओके, एज द मेडिकल बोनस। इफ़ द एम्प्लॉयर डज नॉट, यहाँ पे नॉट प्रोवाइडेड प्री नाइटल पोस्ट नाइटल जो केयर है यहाँ पे एम्प्लॉयर ने यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया। आपको यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्री नाइटल एंड पोस्ट नाइटल यहाँ पे एम्प्लॉयर ने फ्री ऑफ कॉस्ट से यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है तो ₹1000 मिलेगा। दिस अमाउंट कैन नॉट बी इंक्रीज अप टू 20,000, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो अमाउंट है मेडिकल बोनस। एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एवरी 3 ईयर से ये क्या होगा? चेंज होता रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द करेंट फिक्स्ड अमाउंट टू ऑफ द मेडिकल बोनस एज पर द सेक्शन 8 क्लॉज 1। तो यहाँ पे व्हाट इज द करेंट फिक्स्ड अमाउंट क्या है मेडिकल बेनिफिट अमाउंट के लिए? ₹1000 जो है, अभी हमने सेक्शन 8 पढ़ा तो यहाँ पे देखा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस अप टू लिमिट ऑफ ₹20,000, अभी हमने देखा। डी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं सेक्शन नंबर 9। ओके, तो सेक्शन नंबर 9 क्या है? लीव फॉर द मिसकैरेज। अगर विमेन का मिसकैरेज हुआ है और द मेडिकल टर्मिनेशन, विमेन हु सफर्स अ मिसकैरेज और द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज एंटाइटल्ड टू लीव विदाउट पे। 1 वीक्स अनपेड लीव, 6 वीक्स लीव विद वेजेस एट द मैटरनिटी बेनिफिट रेट, एंड लास्ट जो है 3 मंथ्स पेड जो है यहाँ पे वो। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? लीव फॉर मिसकैरेज जो सेक्शन 9 है उसमें क्या बोला है? मेडिकल टर्मिनेशन हुआ है और मिसकैरेज हुआ है तो यहाँ पे MTP बोलते हैं, लीगल एबॉर्शन बोलते हैं। मिसकैरेज और द लीगल एबॉर्शन जो है MTP जो है यहाँ पे इज दी एंटाइटल टू 6 वीक्स पेड यहाँ पे लीव मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन।
उसके बाद देखो सेक्शन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवेल लीव ऑफ मिसकैरेज, वर्बल अश्योरेंस फ्रॉम द डॉक्टर, प्रूफ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोर्ट सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन टू द लेबर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, शो दी मेडिकल प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो सेक्शन नंबर 9A देखेंगे। तो सेक्शन नंबर 9A जो है, लीव फॉर दी ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन। अगर आप क्या कर रहे हैं, ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कितना लीव मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 6 मंथ अनपेड जो है, पेड लीव 4 वीक्स, 2 वीक्स विथ लीव, वो लीव विद दी वेजेस एट मैटरनिटी बेनिफिट रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो, to claim the leave after tubectomy, the women must produce a self-written notice, letter from employer, proof as may be prescribed। प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपने टुबेक्टोमी किया है, उसका क्या देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग मेडिकल प्रूफ देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन नंबर 10 क्या बात कर रहा है, अंडर सेक्शन 10 लीव फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी जो है, अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी के वजह से जो इलनेस आया है वो, तो उसके लिए भी लीव प्रोवाइड किया है। सेक्शन 10, अ वीमेन इज एंटाइटल टू एडिशन लीव विद वेजेस इफ ही सफर्स फ्रॉम इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वर्क प्लेस इंजुरी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी। सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है, what is the maximum period of leave with the wages allowed under section 10 for illness arising out of the mentioned causes। तो यहाँ पे कितने टाइम पीरियड तक दिया जाएगा जो है यहाँ पे, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे 1 मंथ होगा। What must a woman produce to claim the additional leave under section 10। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ एज पे भी प्रिस्क्राइब जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस लीव अंडर सेक्शन 10 इज इंक्लूडेड इन द नॉर्मल मैटरनिटी लीव, एडिशन टू मैटरनिटी मिसकैरेज लीव विदाउट पे, और यहाँ पे अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आंसर सही है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि सेक्शन 6 जो है यहाँ पे किसके बारे में, मैटरनिटी लीव के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 9 जो है यहाँ पे लीव आफ्टर मिसकैरेज और एमटीपी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, एडिशन टू मैटरनिटी और मिसकैरेज लीव से एडिशन है ये। उसके बाद है जो हमने देखा है ना यहाँ पे कि सेक्शन 9 में ऑलरेडी प्रोवाइड किया है मैटरनिटी लीव, तो फिर से मैटरनिटी इंक्लूडेड इन नॉर्मल मैटरनिटी उससे अलग है ये। अगर आपको यहाँ पे इलनेस होगा तो ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगी। ओके, नर्सिंग ब्रेक्स आपको सेक्शन 11 है नर्सिंग ब्रेक्स। तो आपको कितने नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगे अंडर सेक्शन 11 में, कितने नर्सिंग ब्रेक्स दिए हैं यहाँ पे। तो जो नर्सिंग ब्रेक है यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, नर्सिंग ब्रेक क्या होता है, तो यहाँ पे कौन कवर होगा, वीमेन हु हैड डिलीवर्ड अ चाइल्ड एंड रिटर्न टू वर्क आफ्टर डिलीवरी के बाद, जो वीमेन बच्चा पैदा करने के बाद वर्क पे फिर से वापस आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वीमेन है उसमें कवर होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आएगा ऑप्शन, यहाँ पे 2 नर्सिंग ब्रेक्स पर डे यहाँ पे मिलेंगे, रेगुलर रेस्ट इंटरवल भी यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नर्सिंग ब्रेक्स आर अलाउड अंटिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ, यहाँ पे 15 मंथ तक, जब तक वो चाइल्ड है जो 15 मंथ तक नहीं हो जाता तब तक वो क्या करेंगे, नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगे उनको। ओके, उसके बाद द नर्सिंग ब्रेक्स प्रोवाइडेड टू द वीमेन आर ऑप्शनल एट द एम्प्लॉयर डिस्क्रिप्शन। एडिशन होगा वो जो है, एडिशन टू द इंटरवल फॉर द रेस्ट को छोड़ के जो है एडिशन मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्रिजेस फैसिलिटी है 11A में एडेड है ये जो क्रिजेस फैसिलिटी है। तो यहाँ पे क्रिजेस फैसिलिटी में हु इज़ कवर्ड, तो यहाँ पे ऑल इस्टेब्लिशमेंट 50 और मोर एम्प्लॉय जो इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आएगा।
50 और मोर जो है यहाँ पे उसके इस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11A हाउ मेनी क्रीचर्स विजिट मस्ट बी अलाउड टू द वीमेन एम्प्लॉई पर डे। तो यहाँ पे कितने क्रीचर्स विजिट जो है यहाँ पे अलाउड होगा, तो यहाँ पे 4 विजिट्स पर डे यहाँ पे अलाउड है, 4 विजिट्स पर डे अलाउड है। उसके बाद जो है अंडर सेक्शन 11A क्लॉज 2 जो है यहाँ पे द एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म द एवरी वीमेन एम्प्लॉई अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट। तो एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म एवरी वीमेन एम्प्लॉई अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो यहाँ पे इफ़ शी रिक्वेस्ट किया है ओरली एट द टाइम रिटर्न एंड इलेक्ट्रॉनिकली एट द अपॉइंटमेंट टाइम आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड। सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन, आपको अपॉइंटमेंट टाइम के दौरान ही है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है सेक्शन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, डिसमिसल ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वो प्रेगनेंसी में एब्सेंस रह रही है तो क्या होगा, यहाँ पे डिसमिस होगा क्या, नहीं होगा, आप डिसमिस नहीं कर सकते यहाँ पे एब्सेंस होगी तो। सेक्शन नंबर 12 प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिसमिसल ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव के बारे में सेक्शन नंबर 12 बात कर रहा है। उसके बाद अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 इट इज़ अनलॉफुल फॉर एम्प्लॉयर टू डिस्चार्ज और डिसमिस द वीमेन ओनली इफ शी इज ऑन कैजुअल लीव ड्यूरिंग और ऑन द अकाउंट ऑफ मैटरनिटी एब्सेंस। ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या है, एन एम्प्लॉयर कैन नॉट वैरी टू द वीमेंस डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे वैरी नहीं कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, हर वर्क लोकेशन एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ हर सर्विसेज ड्यूरिंग द मैटरनिटी एब्सेंस। बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो है women dismissed during her pregnancy but who was otherwise eligible for maternity benefit। तो यहाँ पे जो एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्ज़ा का जो केस है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे डिसमिस नहीं कर सकती है, कर सकते हैं एम्प्लॉयर यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान। तो यहाँ पे वीमेन डिसमिस ड्यूरिंग द हर प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको डिसमिस किया गया है बट हु वाज अदरवाइज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट के लिए वो क्या है, तो एलिजिबल है। फॉरफिट्स ऑल मैटरनिटी बेनिफिट ऑटोमेटिकली कैन बी डिनाइड बेनिफिट्स एट एम्प्लॉयर्स विल इज स्टिल इंटाइटल टू यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे स्टिल इंटाइटल होगी वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। ओके उसके बाद क्या है 4 क्वेश्चन जो है, व्हाट मस्ट द एम्प्लॉयर डू डिप्राइव अ वीमेन मैटरनिटी बेनिफिट्स ड्यू टू द ग्रॉस मिसकंडक्ट। अगर वीमेन ने किया है, इशू वर्बल वार्निंग, नोटिफाई हर कलीग, पास अ रिटर्न ऑर्डर टू कम्युनिटीज ऑर्डर। ये जो सी ऑप्शन है इट इज़ एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो within how many days must a woman appeal if she is deprived of maternity benefit or dismissed during the maternity absence। तो यहाँ पे 60 डेज जो है, यहाँ पे अगर उसको वंचित किया जा रहा है जो मैटरनिटी बेनिफिट से, तो यहाँ पे वो विदिन 60 डेज जो वंचित किए दिन से विदिन 60 डेज में क्या करना है, उसको क्या करना है, यहाँ पे अपील करना है अगर उससे डिप्राइव किया गया है तो। उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 6 हु डिसाइड्स द फाइनल आउटकम ऑफ अपील। अपील जो है यहाँ पे उसको कौन डिसाइड करेगा, जो फाइनल आउटपुट है तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा। सेक्शन जो है यहाँ पे 12 ही चल रहा है अभी भी, 12 सब सेक्शन 2C में बोला गया है ये जो है। तो हु डिसाइड्स द फाइनल आउटकम ऑफ द अपील मेड बाय द वीमेन रिगार्डिंग डिसमिसल और डिप्राइवेशन ऑफ द बेनिफिट्स। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर, लेबर कोड, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, ट्रेड यूनियन। तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो है यहाँ पे वो। उसके बाद सॉरी सेक्शन नंबर 13 में दिया है। ओके हाँ सेक्शन नंबर 13 में दिया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 देखो, पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बता। अंडर सेक्शन 15 एट व्हाट टाइम कैन इंस्पेक्टर एंटर एन एस्टैब्लिशमेंट टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे एट ऑल रीजनेबल टाइम पे वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है। उसके बाद वाइल एंटरिंग द प्रीमाइसेस फॉर इंस्पेक्शन हु मे अकम्पनाई एन इंस्पेक्टर, ओनली द एम्प्लॉयर, पुलिस ऑफिशियल्स, असिस्टेंट्स इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, फैमिली मेम्बर्स। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा यहाँ पे, ऑप्शन असिस्टेंट इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और द पब्लिक अथॉरिटी। उसके बाद क्या है, an inspector may examine any person on the premises if the person is sitting idle, the inspector suspect the person। यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शंस क्या है, तो ऑप्शन सी इज एन करेक्ट, the inspector has reasonable cause to believe the person is an employed there। ओके उसके बाद है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 15। तो कौन सा पावर नहीं है, कंपेल अ पर्सन टू गिव द सेल्फ इंक्रिमिनेशन आंसर, तो ए ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे नो वन कैन बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन और गिव द एविडेंस दैट सेल्फ इंक्रिमिनेट देमसेल्स के लिए हो जाए, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, वैसा आंसर देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। उसके बाद देखो, द इंस्पेक्टर कैन आस्क द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड नोटिस अंडर एक्ट, ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सेक्शन 16 देखते हैं, क्या है सेक्शन 16, इंस्पेक्टर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट जो है इंस्पेक्टर। अंडर सेक्शन 16 of Maternity Benefit Act, every inspector of appointed under this act is considered public servant under section 21 of IPC. Section 17, power of inspector to direct the payment. Who can be make a complaint to inspector under section 17? Only the employer. यहाँ पे any women कर सकती है claiming a maternity benefit or any other amount due to under this act. B option is an correct option. What action can be the inspector take on receiving the complaint under section? Make यहाँ पे और cause an inquiry to be made, B option is an correct option. Question number 3 जो है, if the inspector finds that the payment has been wrongfully withheld, what can he do? Penalize the women, direct the payment to be made in accordance with his order, dismiss the complaint without, B option is an correct option. If women has been discharged or dismissed during her absence under this act, the inspector may, if women has been discharged or dismissed during her absence under this act, तो यहाँ पे क्या होगा अगर women यहाँ पे absence है, कंप्लेंट फाइल होगा यहाँ पे इंस्पेक्टर को, ओके। इंस्पेक्टर में pass such order as just proper and according to circumstances, okay। उसके बाद जो है, how long the person aggrieved by the inspector's decision, how appeal time period कितना है, इंस्पेक्टर्स के जो डिसीजन है उससे अग्रीव्ड है तो अपील किस टाइम पीरियड तक करेगा, 30 डेज, विद इन 30 डेज में करेगा। उसके बाद जो है सेक्शन 6 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट पेएबल अंडर दिस सेक्शन कैन बी रिकवर्ड एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू से वो कलेक्ट होगा। सेक्शन 18 क्या बात कर रहा है, forfeiture of maternity benefit. Under what circumstances will a woman have forfeit her claim to maternity benefit for a certain period if she takes the leave before, if she works during the period। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, under what circumstances will a woman forfeit her claim to maternity benefit for a certain period। तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी के जो MCQs है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।